नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस एनवीएस के लिए 25 डेज का रोड मैप रेडी किया था, आज उसका 8th डे है और आज की हमारी क्लास बेस्ड रहेगी जो लास्ट ईयर के DSSB और केवीएस में न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में इस तरीके के ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक स्कूल है जिसके पास 8184 स्टूडेंट है और रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्या है? 21:10। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। जब वो कहे यहाँ पर एक तरीके से आपको स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक रेशियो गिवन है। जब रेशियो के अंदर क्वेश्चन हो, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है? इसका मतलब 21 + 10 कितना आया? 31। हर हाल में रेशियो के अंदर 31 है और वैसे कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट? 8184। समझ में आया? 8184। इसका मतलब 1 रेशियो किसके इक्वल आएगा? 8184/31। आपको नंबर ऑफ बॉयज बताने थे। नंबर ऑफ बॉयज किसके इक्वल है? 10 रेशियो के। तो 10 किसके इक्वल आएगा? 8184 × 31 × 10। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2640। जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो, जितने भी हो उनको शेयर कर रखा है। भाई टोटल में से डिस्ट्रीब्यूट किया है तो टोटल कितना है? यही टोटल है। रेशियो के अकॉर्डिंग ये टोटल है और वैसे देखें तो ये स्टूडेंट आपके टोटल है। आपने इसका मतलब 31 जब जमा किया 8184, 1 निकल और यहां से 10 निकाल दिया। आपको इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट करना है। जिसको क्वेश्चन नोट करना हो वो क्वेश्चन नोट कर सकता है। मैं स्पेस दे रही हूं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है 0.018। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है? 0.018 बार। इसको आपको रैशनल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। केवीएस में इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं क्योंकि ये सीबीएसई बेस्ड रहते हैं। 6th, 7th, 8th, 9th के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। देखिए, जिस पर बार होती है हमेशा ध्यान रखना कितने पर बार है? 2 पर, तो 2 9 आएंगे। जिस पर पॉइंट के बाद किस पर बार नहीं है? 0 पर, तो जिस पर बार नहीं होती उसकी जगह 0 आएगी। 18 - 0 18/990। जैसे फिर एक और बता रही हूं, जैसे ही आ जाए 0.925 है और 25 पर बार है तो क्या आएगा? 25। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। कितनों पर बार थी? 2 पर बार है। जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिख दो? 0 रख दो। ये क्या होता है? किसी भी नंबर को हम रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। अगर पॉइंटों के पहले बार है जैसे 3, इसका मतलब क्या है? ये -3.25। पॉइंट से पहले का मतलब माइनस होता है, अदरवाइज ये इस तरीके से रहता है। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। 0.829, ठीक है, 9 पर बार है, इस पर बार नहीं है तो क्या करोगे? 829 - 82। कितने पर बार है? 1 पर बार, तो 1 9 आएगा। जिस पर बार नहीं है उसकी जगह 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 मशीन इज क्या है? 17,145 and ratio of their values is 357. Then find the costliest machine. जो सबसे कॉस्टली मशीन है उसका रेट आपको बताना है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट दे रखी है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना। एवरेज कॉस्ट दे रखी है, 3 मशीन की एवरेज कॉस्ट कितनी है? 17,145। तो टोटल कितनी होगी? एवरेज हो तो टोटल कैसे निकालते हैं? जितने नंबर है उनसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके 12 13, 3 और 1 4, 3 7 21, 3 2 5। कितने रुपए आ जाएगी? 51,435। कई क्या करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं, वो सोचते हैं टोटल कॉस्ट दे रखी है, रेशियो क्या है? 357। जल्दी से ऐड किया और इसको किसके इक्वल रख देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, स्टेटमेंट के अंदर क्या मेंशन है? एवरेज कॉस्ट है तो आपको पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? जो एवरेज है उसको जो नंबर ऑफ आइटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आ गया। अब देखिए कितने रेशियो में ये जो कॉस्ट है ये किस रेशियो में डिवाइड है? वैल्यू 3:5:7।
तीनों जो मशीन है उनकी टोटल कॉस्ट ये है, और जो कॉस्ट है उनका रेशियो है 3:5:7। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, 3 + 5 + 7 8 + 7 क्या हो गया 15। इसका मतलब 15 रेशियो किसके इक्वल है, 5:1:4:3:5 के इक्वल है, 5:1:4:3:5 के इक्वल है। अगर मैं इसका निकालूं तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगा, 5:1:4:3:5/15। और हमें कॉस्ट लिस्ट बतानी है तो क्या होगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 5:1:4:3:5/15 आई थिंक ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, 24,003। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, DSSB में आया हुआ है 2018 के अंदर। देखिए वो क्वेश्चन है, मैंने 2 ही ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि मुझे समझाना था। 3 5 8 7, यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर देखिए पॉइंटों के बाद एक डिजिट है, यहां पर 1 2 3 4 डिजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सभी ऑप्शंस में आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सिर्फ पॉइंटों का डिफरेंस है। तो यहां पर आप ये देख लो, पॉइंटों के बाद टोटल कितने पॉइंटों के बाद डिजिट है, 1 और 4 और 1 5, मतलब पॉइंटों के बाद 5 डेसिमल एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यहां पर कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखिए पहले वाले में 3 3 6 और 1 7, 3 1, तो ये तो इक्वल होगा नहीं। दूसरे वाले में देखिए कितनी है, 2 3 2 5। अगर हम इसको 110 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये और ये वैल्यू सेम आती। यहां पर भी पॉइंटों के बाद कितनी है, देखिए 3 और 2 5, और यहां पर कितनी है, 1 और 1 4, 4 और 1 5। तो इसका मतलब टोटल नीचे कितनी जीरो आनी है, 5 जीरो आनी है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो इसका मतलब ये वाला सही है इसमें। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो देखो 3 5 8 7 8 6 5 9 5 2 2 8 सभी में क्या है, इक्वल है। समझ में आया। तो सिर्फ आप टेंस को काउंट करेंगे, टेंस की पोजीशन को काउंट करना है। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जया कोई बंदी है, वो किसी काम को 24 डेज में कर रही है। जया और सुषमा उस काम को कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में। जया, सुषमा और हिना तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, हम ये करते हैं कि जया, सुषमा और हिना के जो 9 दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में जो काम कर रही है, जो यूनिट है, उसमें से जया और सुषमा की यूनिट को माइनस कर दें तो हिना का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं। कल ही मैंने टाइम और वर्क की वीडियो आप अपनी इस पे डाल ली है, कल के ही में टाइम और वर्क। यहाँ से जो भी बंदे हैं, जितनी भी यूनिट है, सबका एलसीएम ले लो। 12 और 9 का एलसीएम लो, 36 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 36। ठीक है, 12 और 9 का जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 36। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 9 को 36 से डिवाइड करती हूँ, 4 आता है। अब 36 को 12 से करती हूँ, 2 आता है, 2 ही आएगा, सॉरी 3 आएगा। यहाँ पर 36/1 आता है। एक मिनट इसको देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, रीड करिए पहले आप। जया किसी काम को 24 दिन में कर रही है। जया और सुषमा मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। जया, सुषमा और हिना तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में कर रहे हैं। अब वो पूछना चाह रहा है आपसे कि ये बताइए जया और हिना दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मुझे पता है जया का एक दिन का काम तो हमें पता है, अगर मैं हिना का भी ये पता हो जाए कि एक दिन में कितना काम करेगी तो हम दोनों का मिलकर दोनों का काम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे पता है जया, सुषमा और हिना तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर रही है, और खाली जया और सुषमा अगर मिलती हैं तो वो उस काम को 12 दिन में कर रही है। मैं हिना का काम कैसे निकालती हूँ, टाइम एंड वर्क में मैंने कल ही वीडियो डाली है। कैसे करते हैं, जितने भी बंदे होते हैं उनकी जितनी यूनिट होती है उनका एलसीएम ले लो। 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36। 36 को 9 से डिवाइड किया, 4 आया। 36 को 12 से किया, 36 आया। देखिए जो जया, सुषमा और हिना के एक दिन में 4 यूनिट काम कर रही थी, उसमें से जया और सुषमा एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है, उसको मैंने माइनस कर दिया, 36/1 आया। इसका मतलब
क्या हुआ कि हिना एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है, 1 यूनिट काम कर रही है। तो क्या होगा, देखो जया उस काम को 24 दिन में कर रही थी, तो हिना उस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है, 36 दिन में। दोनों का मिलके निकालना है। 24 36 का एलसीएम 72 आएगा। आपको एलसीएम नहीं आता तो कैसे करते हैं, 24 की टेबल लिखिए जल्दी से, टाइम नहीं लगाना आपको। इसी तरीके से 36 की टेबल लिखिए, 72 कॉमन आ गया सबसे पहले, जो दोनों में आ जाए 72 आएगा। 24 से करेंगे 3 आएगा, 36 से करेंगे 2 आएगा। आंसर क्या आएगा, 72/5 डेज, दोनों मिलकर 72 ऊपर जो एलसीएम रहता है ये इतने यूनिट काम को इंडिकेट करता है कि टोटल काम इतने यूनिट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कोई भी रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेट होता है। ध्यान रखना, कोई भी रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, P/Q। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो फाइनाइट होता है, जो डेसिमल में भी कुछ टाइम के बाद कहता है भाई अब और आगे नहीं जाया जाएगा, जो रुक जाता है। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई भी रैशनल नंबर है, वो कब होगा, टर्मिनेट, जब उसके ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही फैक्टर हो, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 बनाएंगे और 10 बनाते ही वो एक पॉइंट के बाद रुक जाएंगे। 2 और 5 के एक फैक्टर हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। 3 7 8 कोई और नहीं दिखाई देना चाहिए। तो टर्मिनेट कब होंगे, जब 2 और 5 होंगे। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, रेशियो के क्वेश्चन है, A/B है, A/B है इक्वल टू B/C है, तो A4/B4 पूछ रहा है, वो किसके इक्वल होगा। रेशियो का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, यहीं से आते हैं। आप लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, B² इक्वल टू AC आया। अब पावर स्केयर कर दिए बोथ साइड, B4 इक्वल टू A² C² आया। अब आपको निकालना क्या था, A4/B4, यही फाइंड आउट करना था। देखिए A4 B4 की जगह क्या लिखेंगे, A² C², A² से A² कैंसिल हो जाएगा, A²/C²। ये तो पता ही होगा कैंसिल कैसे होता है, सर्ड और इंडिसेज में रूल है A⁻m/n, A⁻m-n। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या था, A4/B4 का ये वाला सेकंड आंसर था। ठीक है, ध्यान रखना, थर्ड पे मत लगा देना। नेक्स्ट है, सिरिन कोई बंदी है, वो क्या करती है, 25 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करती है इंस्टेड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना था, लेकिन वो क्या करती है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जब वो इस स्पीड से चलती है तो 15 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो वो कह रहा है इन द सेम टाइम फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सिरिन। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है कितने का, देखिए कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 15 किलोमीटर ज्यादा। जो डिफरेंस है डिस्टेंस में वो लिख दिया, जहां पे पहले वो कम कर रही थी होती x करती, अब वो x = 15 कर रही है। कितने का डिफरेंस आया डिस्टेंस में, 15, और स्पीड में कितने का डिफरेंस है, 5 किलोमीटर पर आवर का। इसका मतलब कितने घंटे लगे उसे, 3 घंटे उसने ट्रेवल किया। इसका मतलब उसने कितने घंटे ट्रेवल किया, 3 घंटे ट्रेवल किया। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सिरिन। तो डिस्टेंस कितना, किस स्पीड से चलना है उसे, 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना चलेगी, 20 × 3 कितना होगा, 60 किलोमीटर। समझ में आया। यहाँ पर आपने सोचा कि मैंने 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कह रहा है कि उसे उससे ज्यादा, वो तो जब चलती तो होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो क्या की है, इंस्टेड ऑफ 20, वो 20 से ही चली है। वो बता रहा है आपको, स्टेटमेंट में दे रहा है कि अगर ऐसा होता तो ये होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई शॉपकीपर है, मार्क्स द मार्केट प्राइस ऑफ ए फैन 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, ही देन
प्रॉफिट और लॉस को एक बार करना, मैंने करा चुकी हूं ये, आप देख लेना एक बार। वो कह रहा है कोई, देखिए जब भी आप प्रॉफिट और लॉस करोगे एक लाइन याद रखना, उसके अलावा कुछ याद मत रखना। क्या कि सबसे पहले सीपी होता है, फिर मार्केट प्राइस होता है और फिर सेलिंग प्राइस होता है। यही होता है, सबसे पहले सीपी होगा, फिर मार्केट प्राइस होगा, फिर सेलिंग प्राइस। हमेशा सीपी को आप 100% मान लो। तो मार्केट प्राइस क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स द मार्केट प्राइस ऑफ ए फैन 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो टैग लगा रहता है उसके ऊपर, जो मेंशन होता है। 40% अबाउ लगता है, इसका मतलब ये 140% है। कितना है, 140%। लगाने के बाद वो क्या करता है, इस पर 20% का डिस्काउंट देता है। 140 पर 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना बनेगा, 112%। इसका मतलब वो अब 112% में इसको बेच देगा। समझ में आया। अब वो कह रहा है उसका प्रॉफिट कितना है, 129। परसेंटेज में देखिए 100% का सामान है, 112 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 112 माइनस 100% कितना होगा, 12% का। 12% अगर रुपए में देखें तो कितना हुआ, 129। 1% कितना होगा, 129/12। यहां पर देखिए उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, मार्केट प्राइस ऑफ द फैन। तो मार्केट प्राइस कितना था, 140%। तो 140 जब निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1505। समझ में आया, क्या आंसर आएगा, 1505। ये कर लेना एक बार। 100% ना भी कंप्लीट देख सको तो आप मेरी 2-5 मिनट की वीडियो देखना प्रॉफिट और लॉस की, ताकि आपको बेसिक पता चले, क्योंकि यहां से आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सारे टॉपिक कवर होते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या रहता है, देखिए वो कह रहा है कोई शॉपकीपर है, वो X% का डिस्काउंट देता है पहले, फिर दोबारा से वो X% का डिस्काउंट देता है रिड्यूस प्राइस पर। इफ एन आइटम ऑफ MRP 900 इज सोल्ड फॉर 729, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। पहले वो X का देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। सक्सेसिव दे रहा है तो कैसे, देखो मार्केट प्राइस कितने का था, 900 का। पहले क्या दिया उसने, 100 पर X का डिस्काउंट दे दिया। फिर क्या किया, फिर से उसने 1 माइनस X/100 और किसके इक्वल आया, ये तो किसके इक्वल बिकेगा, जब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे देगा तो वो जो बिकेगा वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है, 729। हमेशा मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देगा। 100 का सामान है, 100 में से X को माइनस कर दो, 100 का सामान है, 100 में से X को माइनस कर दो। ये आएगा 900, ये क्या आएगा, 1 माइनस X/100 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, 729। 1 माइनस X/100 का स्क्वायर क्या आया, 729/900। जब इसे सोल्व किया, 1 माइनस X/100 27 का स्क्वायर होता है, ये 30 का, और क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, यहाँ से 1 माइनस 27/30 क्या आएगा, X/100। यहाँ से 3/30 आया, X/100। और ये जब सोल्व होगा तो ये 30/3 X क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब उसने 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे। समझ में आया। आप थोड़ा थोड़ा एक बात समझना, अगर जैसे वो कहे 900 रुपए MRP थे और 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 100 का सामान था, 80 में बिका, जो आया वो क्या आएगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। बस एक चीज याद रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है, ठीक है। जो डिस्काउंट है कितने परसेंट था, 100 पे से उसको माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा आपका SP। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई आदमी है वो पहले 516 किलोमीटर चलता है 86, जब भी वो कहे नेक्स्ट में 690 किलोमीटर ट्रैवल करता है 69 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 873 किलोमीटर पर एट द स्पीड ऑफ 97 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। जब वो डिफरेंट टाइम स्पीड और डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड करे तो आपने क्या करना है, आपने एक ही लॉजिक को फॉलो करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। देखिए यहाँ पर पहले T1 को वो किस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, पहले
5 से 16 किलोमीटर को 86 के डिस्टेंस, यहाँ पर किलोमीटर है, यूनिट जरूर चेक कर लेना। कई बार यूनिट की वजह से क्वेश्चन आते हुए भी आप मार खा जाएंगे। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर यूनिट जरूर चेक करेंगे आप। पहले आपने T1 निकाला, T1 कितना आएगा 6, फिर T2 निकालो, T2 क्या आएगा 690 को 60 से डिवाइड करो 10 आएगा। फिर आप T3 निकालो, क्या करता है 873 को 97 से डिवाइड करता है, यहां पर कितना आएगा 9 आएगा। आया? अब क्या कर दो, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। जब वो अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस निकालो अपॉन टोटल टाइम निकालो, क्या निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्या निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस निकालिए जल्दी से, 516 जमा 873 और क्या था एक और डिस्टेंस भी था 690, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 17, 8 6 14, 5 19 और 1 20। एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस, ये क्या है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना निकला 9 और 6 15 और 10 25। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 25 8 200 और ये 7 9 25 75, ये आंसर आएगा 83.16। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर वो दे रखी हो कि वो इस स्पीड से जाता है और फिर वापस आता है, या पहले 60 किलोमीटर एक स्पीड से करता है, फिर ये 60 किलोमीटर दोबारा से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ अलग स्पीड से, तो एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2xy अपॉन में x प्लस y। ठीक है। और 3 डिस्टेंस है और तीनों डिस्टेंस सेम है लेकिन तीनों स्पीड अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 3abc अपॉन में ab प्लस bc प्लस ca। सारे क्वेश्चंस मैं आपके, कल संडे, कल मेरा ऑफ है तो कोशिश करूंगी कि 200 क्वेश्चन और फिर मैं 500 की 2 PDF और दे दूंगी आपको, सोल्व करवा दूंगी, ताकि आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में से 20 आउट ऑफ 20 ही आप स्कोर करें, आपके कोई भी डाउट क्लियर ना रहे। जो मैं बीच में बता रही हूँ ये फॉर्मूले जरूर नोट करते रहना कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये कब होगा, जब बंदा अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करे। ये 2xy अपॉन x प्लस वाई कब होगा, जब दोनों अलग स्पीड अलग अलग हो लेकिन डिस्टेंस क्या हो सेम हो। वो हमें उससे ये नहीं मतलब कि वापस आ रहा है जा रहा है, बस ये मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो वो क्या हो सेम हो। नेक्स्ट देखिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड आर, ये जरूर याद रख लेना, पता नहीं क्या पूछे हमसे। क्यूबॉइड ये होता है 2 रेक्टेंगल को जब आप कंबाइन कर देंगे तो एक क्यूबॉइड बन के आता है, यही होता है। यहाँ पर जब वो लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड, ध्यान रखना वो जो क्यूबॉइड होता है L क्रॉस B क्रॉस H, यहाँ पर कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 6 और 8, आगे कह रहा है सरफेस एरिया दे रखा है, हमें लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालनी है। हमें कौन सी लेंथ निकालनी है ये, और डायगोनल की लेंथ पता है क्या होती है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L और B तो गिवन है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है H की रिक्वायरमेंट है, तो हम H कैसे निकालेंगे, जो ये सरफेस एरिया दे रखा है ये L का ही काम करता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, कितना होगा 2, L कितना है 6, B कितना है 8, B 8, H L कितना है 6। आ गया, यहां से कितना आएगा, ये किसके इक्वल आएगा 432 के। ठीक है, नोट करते रहना। 2 मैं थोड़ा स्पेस दे रही हूं, कई बार क्या होता है भूलते भूलते उधर तक पहुंच जाते हैं हम। 432 ये आएगा 48 प्लस 8 6 14 H बराबर 2 दूनी 4 216। 14H क्या आएगा 8 10 6 168 और H यहां से कितना आएगा 12। H कितना आया 12 आ गया। अब हमें क्या निकालना था,
डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला भी बताया था, एल का स्क्वायर, एल कितना है 36, एच का स्क्वायर 88, बी का स्क्वायर 64 और ये 144। जब इसको सोल्व करेंगे 2√61 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, क्यूब का क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। क्यूब किसके मिलकर बनता है, दो स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनता है, रेक्टेंगल से मिलकर क्यूबॉइड बनता है। ये साथ में लिख लिया करो ऐसी चीजें, क्योंकि अब आपका रिवीजन टाइम चल रहा है, इतना नहीं है कि आप कोई बुक उठाओगे और इसको भी, मेरी वीडियो को भी आप स्पीड में करके देखना। ठीक है, इतना टाइम मत लगाना किसी भी चीज पर, चाहे कोई भी हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। कोशिश करेंगे रीजनिंग के भी हम लास्ट में 1000 क्वेश्चन कर लें ताकि एग्जाम अच्छे से निकल जाए। What % of numbers from 1 to 30 has a unit digit 1 और 8? वो कह रहे कितने परसेंट नंबर हैं। देखो यूनिट डिजिट तो सब निकालते हैं, सबको पता है यूनिट डिजिट क्या होती है, लेकिन वो कह रहा है कितने परसेंट नंबर है 1 से 30 तक जिनकी यूनिट डिजिट 1 और 8 होती है। रखिए नाम, बताइए कौन कौन से होते हैं। 1, फिर कौन आएगा 8, फिर कौन आएगा 11, फिर कौन आएगा 18, और कोई होता है 21, फिर कौन आएगा 28। उसके बाद तो कोई है नहीं। कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6, कितने में से हुए 30 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 20% नंबर है। कितने परसेंट है, ये परसेंट में है। ठीक है, 10%, 20%, ये सारे क्या थे ऑप्शन परसेंटेज में, तो आपका आंसर क्या आएगा 20%। नेक्स्ट देखिए, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट एंड एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर। दे एरिया, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। आप ये देखिए, देखो ट्राइंगल कितने टाइप की होती है कि राइट एंगल तो नहीं है, इक्विलेटरल तो नहीं है, आइसोसेलेस तो नहीं है, स्केलन ट्राइंगल तो नहीं है। स्केलन का मतलब क्या होता है, सभी साइडें क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट। राइट एंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर इनटू इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर, और अगर थ्योरम हमारी कोई भी ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करती है तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आप सीधा ये लगाइए, जब बेस और हाइट दे रखी है, किसी और चक्कर में फंसना ही नहीं। ठीक है, 2 से क्या आ जाएगा 26 और 18 है ना, 2 से 8 आ जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट ध्यान रखना क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है क्यूब में होती है, क्योंकि तीनों डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, स्केलन का एरिया क्या होता है, स्केलन का साथ चलो एक दिन बाद में बताती हूँ। स्केलन का वैसे होता है S=, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते a + b + c/2, और फिर हीरोज फॉर्मूला याद होगा ना। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 2 पाइप है, किसी टैंक है उसमें 2 पाइपें लगा दी। टैंक है, ये एक पाइप लगा दी, एक पाइप लगा दी, नीचे एक पाइप ऐसी लगा दी जो पानी को खाली करती जा रही है। ये दोनों पाइपें 15 घंटे और 20 घंटे में इस टैप को भर देगी, इस टैंक को भर देगी, लेकिन जो तीसरी वाली है वो 30 घंटे में खाली कर देगी। जब भी ऐसा हो तो टाइम एंड वर्क में देखा था हमने कहा ए पाइप है जो 15 घंटे में भर रही है, बी पाइप है जो 20 घंटे में भर रही है, सी पाइप है जो 30 घंटे में खाली कर रही है। इन सब का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 60, 15 को 64, 60 को 23, 30 - 2, 67 - 2 कितना आया 60/5। जो खाली कर रहा है उसको माइनस इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब 12 घंटे में आपका टैंक क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 years। वो कह रहा है किस सिंपल इंटरेस्ट के रेट से कोई सम है जो 7/4 हो जाएगा अपना 4 साल के अंदर।
आप अभी हम नहीं, मैं बता रही इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। कोई सम x है, ये अपना 7/4x हो जाएगा। जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो मिश्र धन होता है उसे अमाउंट बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? 7/4x में से x को माइनस कर दिया, 3/4x आया। यही आया, 3/4x आया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ज्यादा हिंदी इसलिए नहीं बोल रही हूं, वरना मैं हिंदी में भी लिख देती, क्योंकि केवीएस एनवीएस में हिंदी का रोल कम रहता है, वरना मैं हिंदी लिख दूंगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं लिखूंगी। टी कितना था? 4/100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह भी मैं वैल्यू रख दूं, कितनी आया है? 3/4x। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 गुना 100 बटे में 4 गुना 4 बराबर r। 4 से 25, 25 से 75, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, आ गया समझ में? 18 सही 3/4%। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ सीरीज। एपी और जीपी जरूर पढ़ लेना, मैंने करवा दिया है। एपी और जीपी। एपी अर्थ जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होगा वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होगा? दूसरी को पहले से डिवाइड करो, दूसरी को पहले से डिवाइड करो, 1/2 को 1/2 आएगा। तीसरी को दूसरी से डिवाइड करो, 1/2, 1/2 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब ये सीरीज दिख रही है, अप टू चलती जा रही है, इसका मतलब अप टू इनफाइनाइट है। और एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर का मतलब कॉमन डिफरेंस। 1/1/2 हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर ये nth तक होती, क्या होती इसकी? nth टर्म होती, तो एन क्या होता है यहाँ पर? a × 1 - r की पावर n/1 - r। अगर r लेस देन 1 है और अगर r ग्रेटर देन 1 होता तो r की पावर n-1/r-1 यदि r ग्रेटर देन 1 होता। ठीक है, सिर्फ ये रूल याद रख लो, बाय द वे आ जाए तो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.00326 टू हैव परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, वी शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। आप ऑप्शन पे जाइए, क्योंकि वैसे तो काफी लेंथी हो जाएगा। अगर मैं लास्ट के 2 ऑप्शन देखिए, दिख रहा होगा आपको, आप लास्ट के 2 ऑप्शन देखिए, 0.04 और 0.02। अगर मैं इसमें से 0.04 को माइनस करती हूँ, हर हाल में नेगेटिव आता है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर मैं 0.02 लास्ट ऑप्शन को भी देखती हूँ, तब भी मेरा आंसर नेगेटिव आता है, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बच गए मेरे पास पहला और दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन पे मैं जाती हूँ, 0.000326 में से 0.00004 है। अगर मैं करती हूँ 6 - 4, लास्ट का ही 2 आ रहा है, और कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर में है तो परफेक्ट, तो क्या होगा उसमें? परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 ना हो। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? कोई भी नंबर है जिसके लास्ट यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ रही है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो कहीं इतने परसेंट इसमें पास है, इतने परसेंट इसमें पास है, इतने परसेंट फेल है और इतने पर पास है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से करना, कभी कोई फॉर्मूला मत लगाना। वेन डायग्राम क्या कहता है? जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उतने ही स्टूडेंट ले लो। 25% इंग्लिश में पास हो रहे हैं और 60% मैथ में पास हो रहे हैं, ये इंग्लिश में,
और 25% दोनों में फेल हो रहे हैं। हम जब भी परसेंटेज मानेंगे तो हम मान के चलते हैं कि टोटल स्टूडेंट मेरे 100% होते हैं। अगर उसमें से 25% फेल हो गए तो 75% दोनों में पास वाले स्टूडेंट है। इसका मतलब सारे इंग्लिश वाले बच्चे क्या हो गए हैं, पास हो चुके हैं सारे। अगर मैं कुल पास निकालती हूं, कुल पास बच्चे कितना निकालते हैं, तो कैसे निकलता है, 75 जमा 60 जो दोनों में कंबाइंड है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसका मतलब 60% बच्चे कुल पास हो रहे हैं। 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, दोनों का जो कंबाइंड है उसको माइनस इसलिए किया क्योंकि ये दोनों इसमें भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी हमें एक में रखना है, दूसरे वाले से हटा देना है, 2-2 बार उनकी काउंटिंग नहीं करनी। इसका मतलब 60% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। वो कह रहे हैं 240 हुए हैं। इसका मतलब 60% बराबर 240, 1% कितना आएगा, 4 के इक्वल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% किसके इक्वल आएगा, 400 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ 1 + 1/x = x + 1/x विच डज, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। और आप सोचेंगे 1 + 1/x = x + 1/x, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। वो कह रहा है विच डज x = समझदार तो कहेगा x + 1, एलसीएम लिया और सोल्व कर दिया, कट कर दिया, काम खत्म। और कोई इसका आंसर 1 बता देगा, कोई 0 बता देगा, क्योंकि 1 के लिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, x क्या है, डिनोमिनेटर में, x क्या है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो इन्फिनिटिव फॉर्म बनती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब x हर किसी के लिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप बता सकते हो रीजन कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता। अपोन में 0 इन कौन सी फॉर्म बनाता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आपको इतना याद नहीं रखना फॉर्म का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ है 137 मीटर और 163 मीटर, आर रनिंग विद स्पीड ऑफ 42 km/h एंड 48 km/h रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक, इन हाउ मेनी सेकेंड विल दे क्रॉस ईच अदर। अब आपके पास क्या है, 2 ट्रेनें, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। किस स्पीड से चल रही है, टूवर्ड्स ईच अदर चल रही है। एक 137 मीटर है और एक 63, ठीक है। दोनों, एक की स्पीड है 42 km/h, दूसरी की स्पीड है 48। जब दोनों एक दूसरे की साइड आ रही है, मैं आपकी साइड जा रही हूँ, आप मेरी साइड आ रहे, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 जमा 42, 90 km/h, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 मीटर। अब कोई समझदार होगा वो झट से करेगा 300/90 और कहेगा मेरे को क्वेश्चन आता था फिर भी आंसर नहीं आया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर यूनिट किस में है, मीटर में, और यहाँ पर किस में है, km/h में। तो km/h को किस में भी कन्वर्ट करेंगे, मीटर/सेकंड में। तो 90 × 5/18, 18 × 5 90, कितनी हो जाएगी, 25 मीटर/सेकंड। 300 को 25 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। कितने दिन बाद मिलेगी, कितनी देर बाद, 12 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगे। बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूं कि प्लीज यूनिट को ध्यान रखना, इतनी जल्दबाजी मत करना एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं लास्ट में आपके अब एक वीक सारी मोस्टली प्रैक्टिस ही कराऊंगी सारे चैप्टरों की, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या क्या मिस्टेक करेंगे। एरिया ऑफ कट सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ ए ट्राइंगल आर a square centimeter and b square centimeter height of the cylinder। वो कह रहे हैं कट सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ सिलेंडर, ट्राइंगल नहीं आएगा यहाँ पर, मिस्टेक है, सिलेंडर आएगा, वरना निकलेगा ही नहीं, ठीक है। वो एरिया ऑफ ए कट सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का, ये एक सिलेंडर होता है, ध्यान रखना, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया बोले तो क्या होता है, 2πr
इंटू आर प्लस एच। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब और ये बेस है, बेस का मतलब बेस में कौन बैठा है? सर्कल, तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर। यहां पर कह रहे हैं एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। कितना है? ए है। और बेस का एरिया कितना है? बी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछी है। आप एक काम करेंगे, हाइट कैसे निकलेगी? यहां पर मैं इसको स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर। आप देखिए 4 कहीं मैंने पहले करा तो नहीं दिया, ध्यान रखना, मुझे लग रहा है ऐसा ही कि कराया हो, एक बार देख लेना। पाई आर स्क्वायर की जगह बी रख देते हैं, 4 पाई बी एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है। एच स्क्वायर क्या आएगा यहां से? ए स्क्वायर बाय 4 पाई बी, और एच क्या आएगा यहां से? ए बाय 2 अंडर रूट पाई बी। ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स। 11 की जो एज है वो 20 साल है। 11 की 20 साल है। जब मैं इधर होती हूँ आप क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो। अगर एक कोच की एज को और इंक्लूड कर दे तो एवरेज एज है वो कितनी बढ़ जाती है? 10%। 10% का मतलब 1/10। तो एज ऑफ कोच पूछ रहा है वो आपसे, कैसे निकालेंगे? 11 की 20 है तो टोटल कितनी होगी? 11 गुना 2 220। अब जैसे ही कोच इंक्लूड होता है 11 के साथ जगह 12 हो जाते हैं। 20 का 10% का मतलब 20 का 1/10 2, मतलब अब एज कितनी हो जाती है? 22। तो टोटल कितनी होगी? 22 गुना 12, 12 दूनी 24, 2 24 और 2 26। कितनी एज ऑफ कोच कैसे निकलेगी? टोटल में से जो पहले वाला था, क्योंकि उसी के कारण बड़ी है, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। 6 - 2 44। तो क्या आएगा आंसर? 44। देखिए सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइड आर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, जो आने की उम्मीद है उसी पे मैं बोलती हूँ कि ये आ सकता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा नोट कर लिया करो नोटबुक में। यहां पर देखो वो ना मुझे कमेंट आया था, अभी मुझे पता नहीं है कि कैसे इसको पावर पॉइंट से अटैच करते हैं सॉल्यूशन को। अभी मैं किसी से आज भी पूछा था लेकिन अब भी मेरे से हुआ नहीं, मैंने करके देखना चाह, देखती हूँ 1-2 दिन में कभी ना कभी तो आएगा ही। LBH है तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट फेसेस जो लगातार है, एक फेस ये अटैच हो गया, एक फेस ये हो गया। तो अगर मैं इसका एरिया देखूं, इस वाले फेस का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर जब इसका इनका करूंगी तो क्या आएगा? B इंटू एच। फिर इसका करूंगी उसका क्या आएगा? B इंटू एच। तो देखिए एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूब क्या हो गया? पहले आया LB कितना है? P है, फिर BH 2 B इंटू एच, फिर H इंटू L। एडजेसेंट फेस तो H इंटू ये, फिर H इंटू L। ये सारे पीछे रहेंगे और दिखेंगे ही नहीं हमें। हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, LB BH HL, और यहां पर क्या आ जाता है मेरा? PQR। ये आता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू PQR, और LBH क्या आता है मेरा? PQR का अंडर रूट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्या रहता है? अंडर रूट PQR। ये ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। एडजेसेंट फेसेज मतलब कि एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा है ना? रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का वो क्या रहता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ 0.3 क्रॉस 0.3 क्रॉस 0.3 माइनस 0.03 क्रॉस 0.03, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब समझदारी से काम करना, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। काम करती हूँ, मुझे पता भी चलेगा कोई पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता, वरना तो सारे मैं ही बता दूंगी। क्यों? कोई तो मुझे बताने वाला चाहिए। देखो BSc और MSc के सभी कहते हैं मैं फर्स्ट टाइम कोई कंपटीशन की कोचिंग करा रही हूँ इतने सालों के बाद, क्योंकि मेरा BSc और MSc मैथ सब्जेक्ट है। पर मुझे वहाँ पे लगता था कि जो बच्चे पढ़ते थे मोस्टली पास होते थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अब की बार जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जितने भी जुड़ रहे हैं, वो पास जरूर हो।
जितना हो सकेगा 10 दिनों के अंदर अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी भी तरीके से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। लास्ट वाले दिन जब मैं डिस्कशन करूं तो मैं चाहती हूं कि हर क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। कल संडे है, कल मैं क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा कराती हूँ, देखती हूँ कितनी बन पाती है।